Hello and welcome dear students to yet another session on functions. This is our lecture 5, okay? And you are watching Unacademy JE channel, and we people here are on a mission to provide you quality education for free. So do spread the word, subscribe our channel and also press the bell icon, right? So that you get the notifications of all the classes that we are conducting, right? जैसे आज हमने एक क्विज भी लिया था, ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पर, ठीक है? तो अगर आप सब्सक्राइब करोगे और अगर आप बेल आइकन प्रेस करोगे तो आपको ये सब अपडेट्स मिलते रहेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलो, यू आर वाचिंग जेईई लाइव डेली सीरीज, जहां पर आपके पास हम लेकर आते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के रेगुलर लेक्चर्स, ठीक है, जस्ट लाइक एनी अदर इंस्टीट्यूट, ठीक है। यहां पर रेगुलर लेक्चर्स हम लेके आ रहे हैं विथ क्वालिटी कंटेंट एंड द बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो लेकिन अब ये सब कैसे मिल रहा है आपको? बिल्कुल फ्री मिल रहा है, ठीक है। तो डू अवेल दिस फैसिलिटी दैट वी आर प्रोवाइडिंग, राइट। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू नो मी, आई एम द मैथमेटिक्स मेंटर ऑन दिस चैनल। आई एम समीर चिंचोलीकर. I have done my BTech and MTech from IIT Roorkee, right? I have more than 10 years of teaching experience, and in this time I have taught more than 20,000 students in online as well as offline setting. So I think the experience that our team has, right, most of the students will benefit a lot from it, right? And I think you all can actually help us in spreading the word that something like this is actually going on. All right, so let's see who all have already joined us. Okay, so Bhavna is there, Badneshwar is there. All right, Udaid. All right, students. So I think you all are already on this particular group that we have created. It is on Telegram. Okay, and how can you join it? You can just type tinyurl.com/JE live chat in your mobile browser and press enter. You will get the permission. All right. So do write it in the URL section. All right. Let's move on. So the शेड्यूल आई थिंक ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ, है ना। एक बार फिर से देख लेते हैं। स्टूडेंट्स जो नए आ रहे हैं यहाँ पर रेगुलरली, उनको बता देता हूं मैं कि अभी हमारे पास वीक के लास्ट में, ठीक है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक, फ्राइडे सैटरडे संडे को हम 12th के लेक्चर्स कंडक्ट करेंगे रेगुलरली, और इनिशियल ऑफ द वीक में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में हम 11th के लेक्चर्स कंडक्ट करेंगे, ठीक है। आई थिंक अगर जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि यहाँ पर ऑल्दो दोनों फंक्शंस दिख रहे हैं लेकिन दोनों का कंटेंट अलग अलग है। तो अगर आपको दोनों कंटेंट देखना है तो आप दोनों भी देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मोस्टली बेसिक्स पढ़े जा रहे हैं, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन का, लॉगरिथमिक फंक्शन का, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये सब जो बेसिक फंक्शंस होते हैं हम यहाँ पर 11th क्लास में वो डिस्कस कर रहे हैं, जबकि 12th क्लास में जो रेगुलर सिलेबस है 12th का हम वो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो आज 12th क्लास के लिए जो लेक्चर है उसमें हम दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है, ऑड इवन फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शन, ठीक है। लेकिन लास्ट क्लास में हमने होमवर्क दिया था, है ना, तो वो होमवर्क का डिस्कशन किए बिना तो हम आगे बढ़ेंगे नहीं, ठीक है। क्या था क्वेश्चन, याद आ रहा है किसी को? आंसर निकाला किसी ने इसका? यस, अभिषेक, मनीष, आंसर निकाला किसी ने? बताओ जरा जल्दी से, एबीसीडी में से। होमवर्क नहीं करोगे तो अच्छी बात नहीं है, ठीक है, होमवर्क तो करना ही पड़ेगा। देखो यहाँ पर आप जिस तरह से क्लासेस अटेंड कर रहे हो मैं आपको बता देता हूँ, कंसिडर दिस टू बी अ रेगुलर लेक्चर, ठीक है। तो एक कॉपी पेन लेकर बैठो, नोट्स बनाते जाओ, ठीक है, जैसे आप रेगुलर क्लास में बैठने की आदत है आपको। कंसिडर दिस टू बी दैट काइंड ऑफ लेक्चर। हम सीक्वेंस में सब कुछ पढ़ाएंगे, ठीक है, और अगर सीक्वेंस में सब कुछ पढ़ाया जाता है नॉर्मल क्लास में तो होमवर्क भी मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में टीचर एक्सपेक्ट करता है कि आप करके आओगे। सो लेट अस हैव दैट प्रैक्टिस, ठीक है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि बस हम बस यहां से देख के चले जाएं, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि आपकी प्रिपरेशन प्रॉपर हो और बस यही एक मोड यूज करके आप जेई जैसी एग्जाम, इतनी इंपॉर्टेंट और इतनी डिफिकल्ट एग्जाम भी क्लियर कर पाओ, ठीक है। सो फॉर दैट प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस डेफिनेटली आपने ट्राई करने चाहिए जो हम घर पर आपको करने के लिए दे रहे हैं, ठीक है। चलो सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। अच्छा, सो सी या डी में से कोई एक आंसर ऐसा लग रहा है भावना को, ठीक है, चलो देखते हैं। ओके, तो आई थिंक इसका आंसर डी करेक्ट है ना भावना? अच्छा, शाहदुल ऑल्सो केम अप विद डी, वेरी गुड। तो इसका सॉल्यूशन देखो बच्चों क्या है, यहां पर बोल क्या रहा था क्वेश्चन में, एफ एक्स दिया हुआ था और एक और कंडीशन दी थी कि एफ ऑफ एफ एक्स, कंपोजिट फंक्शन किया था ना हमने, एफ ऑफ एफ एक्स जो क्रिएट होगा वो एक्चुअली एक्स के ही बराबर है, ऐसा दिया हुआ था। एंड इन दैट केस आपको ये अल्फा जो अननोन है उसकी वैल्यू निकाल के बतानी थी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इनवर्स पढ़ेंगे तो आपको और थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया लगेगा, लेकिन वो उस तरीके से सॉल्व करने की हमें जरूरत नहीं है एक्चुअली इस केस में, ठीक है।
देखो यहां पर क्या कर सकते हैं, ऐसे कुछ सॉल्यूशन मैं सजेस्ट कर रहा हूं यहां पे कि आप एक्चुअली बना लो, एफ ऑफ एफ एक्स एक्चुअली बना लो, ठीक है। तो एफ ऑफ एफ एक्स हमने क्या बोला था, देखो बाहर वाले का स्ट्रक्चर लेके चलना होता है, ठीक है। तो बाहर क्या है यहाँ पे एफ एक्स, तो उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये एफ एक्स का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब उसके अंदर एक्स नहीं जाके क्या चला गया है, एक्स नहीं जाके एफ एक्स चला गया है, ठीक है। उस स्ट्रक्चर के अंदर एफ एक्स चला गया है, तो फिर जहां जहां पर यहां आपको एक्स दिख रहा था क्वेश्चन में, वहां मैंने क्या डाल दिया, एफ एक्स डाल दिया, ठीक है। कंपोजिट फंक्शन बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका है, आई बात समझ में, ठीक है। तो अब यहां पर अगर मैं एफ एक्स का जो वैल्यू दिया हुआ है वो अगर यहां यूज कर लूं तो मेरे पास एक अच्छा सा इक्वेशन बनते जाएगा, ठीक है। इक्वेशन बन गया है, उसको सॉल्व करते करते देखो हम यहां तक आ सकते हैं जहां पर अल्फा प्लस 1 अलग से फैक्टराइज होके कॉमन निकल आता है, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या आ रहा है कि ये तो दिया ही हुआ है ना क्वेश्चन में कि ये x के बराबर है, तो उसी को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, तो मतलब ये सब बराबर, दैट इक्वल टू दैट, दैट इक्वल टू दैट चल रहा है। तो लास्ट में आते आते मेरे पास क्या बचा है, समथिंग इंटू समथिंग इक्वल टू 0। तो दो चीजों का प्रोडक्ट अगर 0 के बराबर आया, इसका मतलब क्या है, दोनों में से कोई एक 0 होना चाहिए, लेकिन ये हर x के लिए होना चाहिए ऑब्वियसली, अदर देन -1 जो उसकी डोमेन में नहीं है। अदर देन दैट जो भी x आप सोच पा रहे हो, ये प्रोडक्ट हमेशा 0 होना चाहिए, लेकिन ये तो इसका मतलब x पे डिपेंडेंट है, ये तो 0 हो नहीं सकता हमेशा। तो हमेशा 0 क्या होगा, हमेशा 0 पहला वाला ब्रैकेट हो सकता है अगर मैं अल्फा अच्छे से सिलेक्ट कर लूं तो, ठीक है। तो अल्फा इसका मतलब मैंने क्या सिलेक्ट करना चाहिए, -1 सिलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल सही, बदनेश्वर ने भी आंसर -1 दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को अप्रोच करके बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आपको ये जानकर खुशी होगी कि ये क्वेश्चन एक्चुअली प्रीवियस ईयर का है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं, ज्यादा कुछ बहुत ज्यादा टफ होता है ऐसा नहीं है, ऑन द फेस थोड़ा सा आपको मुश्किल लग सकता है, बट अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से पता है, ठीक है, जो बेसिक्स है अगर वो आपको पता है, तो फिर आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी कर सकते हो सकता है थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगे, तो विद प्रैक्टिस उस टाइम को भी कम कर लेंगे, ठीक है। लेकिन फर्स्ट स्टेप इज टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स। आ रही बात समझ में, चलो तो आगे बढ़ते हैं। आज का पहला और सिंपल वाला टॉपिक है इवन एंड ऑड फंक्शंस, ठीक है। हमने ऑलरेडी कंपोजिट फंक्शंस पढ़ लिया है, ठीक है, उसके सामने तो कुछ भी नहीं है, इवन एंड ऑड फंक्शंस, ठीक है। तो समझते हैं इसको, बढ़े आगे स्टूडेंट्स। उल्लास, ऑल राइट, आमिर, चलो। तो इवन एंड ऑड फंक्शंस, तो बहुत ही सिंपल आइडिया है इवन और ऑड फंक्शन का, ठीक है। अगर कोई एक फंक्शन एफ एक्स है आपके पास, ऑलरेडी आपके पास कोई एक फंक्शन एफ एक्स है, लेकिन आप क्या नोटिस करते हो कि अगर उस एक्सप्रेशन में मैं -x डाल दूं x की जगह, तो एक्सप्रेशन में कोई चेंज ही नहीं हुआ। अगर ऐसा कोई फंक्शन मिला आपको, तो वैसे सारे फंक्शन को हम बोलते हैं इवन फंक्शन, ठीक है। क्या देखो यहां पे लिखा हुआ है मैंने कि f के अंदर x की जगह अगर मैं -x डाल दूं, तो भी मेरा रिजल्ट किसके बराबर आएगा, f(x) के ही बराबर आ जाएगा। तो उस केस में ऐसे सारे फंक्शन f को हम क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन बोलते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है। तो x² जैसे एक एग्जांपल है, x² के अंदर x की जगह -x का स्क्वायर करोगे तो भी तो x² ही आएगा ना। या फिर mod x बहुत अच्छा एग्जांपल है, आप +2 का मॉड लो, -2 का मॉड लो, आंसर तो सेम ही आता है। इसका मतलब +x का मॉड लिखो चाहे -x का मॉड लिखो, आंसर सेम ही आएगा। तो ये वैसे ही cos के लिए भी मेरे ख्याल से आप सब लोगों को याद होगा कि cos ऑफ -θ इज cos थीटा, ये 11th के ट्रिग्नोमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है। cos ऑफ -θ इज cos थीटा, ठीक है। तो थीटा नेगेटिव डालने से cos को फर्क ही नहीं पड़ता, वो सेम आंसर रिटर्न करता है। तो ये सब क्या हो गए, हमारे बहुत ही स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स हो गए इवन फंक्शन के, ठीक है। और ये इवन फंक्शन का डेफिनेशन है, ठीक है, कि f ऑफ -x करने से कुछ चेंज ही नहीं हुआ, फिर से f(x) आ गया, ठीक है। और इसी का दूसरा काउंटर पार्ट क्या है, ऑड फंक्शन, ठीक है। ऑड फंक्शन में क्या हो रहा है कि आपने अगर f ऑफ -x कैलकुलेट किया तो आपको ऐसा लगेगा जैसे f(x) के आगे माइनस आ गया है, ठीक है। या ऐसा सोच सकते हो कि माइनस बाहर निकल आया, ठीक है, फंक्शन से बाहर निकल आया माइनस। अगर ऐसा आपको लगेगा तो फिर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने वाले फंक्शन को हम ऑड फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब ये भी बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, x तो ऑब्वियसली है, x की -x डालोगे तो -x हो जाएगा, ठीक है। और माइनस ऑफ f(x) बोल सकता हूं फिर मैं उसको। वैसे x³ है ना, इसके अंदर से -x का क्यूब करोगे तो क्या होगा, -x का क्यूब करोगे तो माइनस बाहर आ जाएगा ना, ऐसा लगेगा ना, क्योंकि 3 माइनस है तो 2 माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 माइनस बच जाएगा, ठीक है। तो ऐसा लगा जैसे कि माइनस बाहर आ गया x³ के, ठीक है। तो जब भी ऐसी फील आएगी कि आपको कि माइनस बाहर आ जाएगा, तो फिर वो फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री के 2 अलग फंक्शन तो याद है ही हमें,
नहीं भी आते तो होना चाहिए, ठीक है, कि साइन एक्स और टेन एक्स ऑड फंक्शन की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा क्या याद किया है हमने ट्रिग्नोमेट्री में, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा एंड टेन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस टेन थीटा। आई बात समझ में, ठीक है। और ये एक और फंक्शन हो सकता है, ठीक है, ऐसे हम कितने ही फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन उनमें से एक आधा अच्छा फंक्शन अगर सोचे जो याद रख सकते हो, क्या है, एक्स इंटू मॉड एक्स, एक्स इंटू मॉड एक्स। अगर इसके अंदर मैं एक्स की जगह माइनस एक्स डाल दूंगा तो देखो क्या बनता है एक्सप्रेशन, माइनस एक्स इंटू मॉड ऑफ माइनस एक्स। अब मॉड ऑफ माइनस एक्स तो क्या हो जाएगा, एक्स मॉड ऑफ एक्स ही हो जाएगा, लेकिन ये माइनस बाहर आ जाएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये लिखा हुआ है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ओरिजिनल फंक्शन जहां से हमने स्टार्ट किया था उसके आगे माइनस लग गया एक्स्ट्रा, तो इसका मतलब किस कैटेगरी में आ गया, ऑड की कैटेगरी में आ गया, है ना। समझने वाली बात मोस्टली इतनी ही थी, ठीक। तो इस पे बेस्ड कोई क्वेश्चन कर सकते हैं क्या, देखते हैं जरा। ये क्वेश्चन देखो, एक फंक्शन है एफ एक्स लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, और ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये कुछ है क्या, ये ऑड है, इवन है, पीरियोडिक है, पीरियोडिक भी कुछ होता है, पढ़ेंगे उसके बारे में, या फिर ये ऑड इवन कुछ भी नहीं है, ठीक है। हाँ, तो ये भी एक डिस्कशन का इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर फंक्शन ऑड या इवन की कैटेगरी में लाई ही करेगा ये जरूरी नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि वो रैंडम फंक्शन है, ना ही ऑड का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ना ही इवन का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो नीदर ऑड नॉर इवन वाला भी एक केस एग्जिस्ट कर सकता है। आई इतनी बात समझ में, ठीक है। चलो बिल्कुल हम बेसिक से ही सब कुछ पढ़ने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल रेगुलर क्लास है, ठीक है। तो ये बाकी जो आपने यहाँ पे वीडियोस देखेंगे यूट्यूब पे, वो मोस्टली कैसे होते हैं कि बस क्रैश कोर्स के 10 क्वेश्चन करा दिए, है ना। वी आर नॉट टारगेटिंग दैट, हम बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल रेगुलर क्लास जैसा मान के यहाँ पर एक्चुअली कुछ सीखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो नोट्स बनाते रहो और सीखते जाओ, ठीक है। चलो, तो एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये जो फंक्शन है ऑड है कि इवन है, तो पता करने का टेस्ट क्या है, कुछ नहीं है, आपको एफ ऑफ माइनस एक्स बस क्रिएट करके देख लेना है, ठीक है। एफ ऑफ माइनस एक्स अगर बनाऊंगा तो क्या करना है, जहां जहां पर एक्स लिखा हुआ है उसकी जगह आप क्या डाल दो, माइनस एक्स डाल दो, तो माइनस एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा, तो ऐसे कुछ आए, ठीक है। तो क्या ये वही फंक्शन बन गया क्या, नहीं, ये कुछ तो अलग बन गया ना, ठीक है। अच्छा, लेकिन क्या इसमें ऐसा लग रहा है क्या कि ये माइनस ऑफ दैट फंक्शन है, तो अभी तो नहीं लग रहा, ठीक है। तो ऑन द फेस आपको देखते से ऐसा लगे कि माइनस कंज्यूम हो गया या माइनस बाहर निकल आया, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। आपको कुछ एक स्टेप करके सिंप्लीफिकेशन करके चेक करने की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। जैसे कि इस क्वेश्चन में बताता हूं मैं, इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हो आप, इसको रैशनलाइज करने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है। ये समझ में आए इसके लिए मैं इसको पहले ऐसा लिख लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वन का अंडर रूट माइनस एक्स, ठीक है। अब ये जो अंदर लिखी हुई क्वांटिटी आगे पीछे करके लिखी है मैंने, बस अगर मैं इसका काउंटर पार्ट वो कितना है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स, ये ऊपर और नीचे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, आ रही बात समझ में, क्या किया है मैंने, जैसे रैशनलाइजेशन वाला करते हैं ना उस तरह से कुछ किया है। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो न्यूमरेटर में देखो आपको क्या दिखेगा, न्यूमरेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके वन आते हुए दिख रहा है, एक्स स्क्वायर कैंसिल होने वाला है, ठीक है। तो वन आएगा और नीचे आ जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स। अब ये जो बना है एक्सप्रेशन, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है तो लॉग की प्रॉपर्टी से मैं क्या बोल सकता हूं, ये कि इसको न्यूमरेटर में लेके पावर माइनस वन कर लो, ठीक है, और वो जो माइनस वन पावर आई है उसको मैं बाहर ले सकता हूं, ठीक है। तो जैसे आप ये करोगे वैसे ही आपको माइनस ऑफ एफ एक्स बनते हुए दिखेगा, आई बात समझ में बच्चों, ठीक है। यहां पे पावर में क्या जाएगा, माइनस वन, ठीक है, और पावर में माइनस वन जो गया है वो क्या उठा के लाना है आपको, लॉग की प्रॉपर्टी से बाहर लेके आना है। तो जैसे आप बाहर लाओगे अब ऐसा दिखना चाहिए आपने कि ये पूरा एफ एक्स था, ऐसा लग रहा है उसके आगे माइनस साइन लग गया, ठीक है। इसका मतलब ये फंक्शन जो दिया हुआ था किस कैटेगरी में आएगा, ऑड की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो कोई भी ऑड इवन वाला फंक्शन अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको इस स्टेटमेंट से सॉल्व करना है और फिर देखना है कि एंड कहां हुआ, माइनस एफ एक्स पे एंड हुआ या डायरेक्ट एफ एक्स पे एंड हुआ, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक आया तो ऑड और इवन आंसर आएंगे, अगर कुछ भी नहीं आता है तो फिर नीदर वाला आंसर आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और एक देखो, ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही मतलब लेजेंडरी क्वेश्चन मानता हूं मैं इसको, है ना, और वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चंस, क्योंकि इसके अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया हुआ है पहली बात तो, ठीक है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी यूज करने वाले काफी कम क्वेश्चन मिलते हैं और इस क्वेश्चन में बहुत अच्छे से यूज हो रही है प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फिर से क्वेश्चन क्या है कि एफ एक्स इक्वल टू कुछ तो दिया हुआ है,
ठीक है। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है एक तो, और एडिशनल कंडीशन दी है कि ये जो है x n पाई नहीं है ना, जहां पे n इंटीजर है, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई नहीं है। तो अब आपको ये कंडीशन फॉलो करके बताना है कि एफ जो यहां क्रिएट किया हुआ है वो ऑड है कि इवन है। ठीक है, तो देखते हैं अभी यहां पे कि f ऑफ माइनस एक्स का आंसर कितना निकल के आएगा, है ना। स्टार्ट तो ऐसे करना रहेगा ऑड इवन के सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो f ऑफ माइनस एक्स कितना बनता है, cos ऑफ माइनस एक्स अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स अपॉन पाई प्लस हाफ। ठीक है, तो अब ऊपर वाला तो बहुत ही क्लियर है हमें, cos ऑफ माइनस एक्स कितना होता है, cos एक्स ही होता है। ठीक है, तो अब इस स्टेप तक अगर आप आके रुक गए तो फिर तो गड़बड़ है। ठीक है, आपको और आगे सॉल्व करते आना चाहिए एक्चुअली इस क्वेश्चन को। ठीक, तो क्या कर सकते हैं यहां पे, क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी जो हमें याद है, क्योंकि अभी इस स्टेट में तो ऐसा लग रहा है कि ये ना ही एफ एक्स आया ना ही माइनस एफ एक्स आया। ठीक है, बन रहा है क्या एग्जैक्टली ऐसा कुछ, बिल्कुल नहीं बन रहा है, क्योंकि अब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर माइनस लिखा हुआ है तो कंपेरेबल है ही नहीं वो। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर की, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स, ये वैल्यू कभी तो 0 होती है और कभी तो -1 होती है। ठीक है, चाहो तो करके देख लो, जैसे आप अगर x की वैल्यू 2 डालोगे तो 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होता है, -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 होता है, तो दोनों का आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, और एक बार 2.1 भी ट्राई कर लो, 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 2 होने वाला है, लेकिन -2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 होता है। ठीक है, तो इसलिए -1 भी आ सकता है। तो इसका मतलब 0 कब आता है, जब x इंटीजर होता है तब, और -1 कब आता है, जब x इंटीजर नहीं होता है तब। क्लियर है, तो अब यहां पर उसने क्या बोला हुआ है कि x जो है वो n पाई नहीं है, x जो है वो n पाई नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये कभी भी पाई पाई कैंसिल होके n बनेगा नहीं, मतलब इंटीजर बनेगा नहीं। ठीक है, तो इंटीजर नहीं बनेगा अगर तो 0 नहीं आ सकता, इसका मतलब वो हर बार क्या बनने वाला है, एडिशन इनका -1 बनने वाला है। ये वाला स्टेप यूज करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो मैं क्या रीड करना चाह रहा हूं, नेगेटिव नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर से रीड होना चाह रहा हूं, है ना, उसको हटाना चाह रहा हूं। तो मैं क्या कर सकता हूं, इस इक्वेशन का यूज कैसे कर सकता हूं, -1 उधर है, इसको भी उस साइड ले जाओ। ठीक है, तो आपके पास एक्सप्रेशन अब इसका क्या बनेगा, cos x तो ऊपर लिखा ही हुआ है, आपको नीचे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ नेगेटिव क्वांटिटी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ नेगेटिव क्वांटिटी है। ठीक है, तो फिर उसको क्या लिख रहा हूं मैं, -1 तो है ही, और एक्स्ट्रा माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन पाई प्लस हाफ। ठीक है, तो अब जैसे आप -1 और -1 और प्लस हाफ को मिक्स करते हो तो कितना आ जाएगा, -हाफ आ जाएगा, और दोनों टर्म्स निगेटिव होके -1 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही माइनस कॉमन आया आपको मिल गया यहाँ पे माइनस ऑफ एफ एक्स, और क्योंकि आपने f ऑफ -x से स्टार्ट किया था और एंड किया माइनस ऑफ एफ एक्स पे, इसका मतलब ये फंक्शन ऑड है। ठीक है, आया भावना, स्मृति, ऋषभ। ठीक है, आमिर, बी नहीं है इसका आंसर, ए आंसर है बिल्कुल। ठीक है, बड़े आ गए। तो इस तरह से मतलब आपको रुकना नहीं है। ठीक है, आपको थोड़ा सा मेहनत करके देखना है कि क्या वाकई में एफ एक्स या फिर एफ ऑफ माइनस ऑफ एफ एक्स तक पहुंच सकता हूं क्या। ठीक है, अगर आप पहुंच गए तो फिर तो आ गया। आई बात समझ में, चलो। तो ऑड इवन का बेसिक आइडिया तो यही है, क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व होते हैं, लेकिन काफी कुछ इसके अंदर प्रॉपर्टीज भी होती है ना। अगर वो प्रॉपर्टीज समझोगे तो आपको काफी फील आएगी, ऑड इवन फंक्शन देखते से शायद आप ज्यादा अच्छे से पहचान पाओगे। ठीक है, तो थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज देखते हैं, है ना, जल्दी से देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या है यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी की, ग्राफ अगर देखोगे आप इवन फंक्शन का तो वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, और अगर ऑड फंक्शन का ग्राफ देखोगे तो फिर वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। ठीक है, जैसे अगर सिंपल एग्जांपल लूं मैं, एक इवन फंक्शन एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा कुछ दिखेगा आपको। ठीक है, तो ये क्या है, जैसे आपने वाई एक्सिस को अगर मिरर मानोगे, वाई एक्सिस को अगर मिरर मानोगे तो इस साइड पोर्शन, वाई एक्सिस के राइट साइड का जो पोर्शन है उसका एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन किधर दिख रहा है, ऐसा लग रहा है उसके पीछे भी दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, इवन फंक्शन का ग्राफ हमेशा इस टाइप का बनता है। ठीक है, जैसा इधर है वैसा का वैसा पलट के इधर कर दो, बिल्कुल इमेज ले लो, तो वो ग्राफ कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है, और जबकि ऑड फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, ऑड फंक्शन का ग्राफ ऐसे कुछ होता है, जैसे हमारा साइन फंक्शन, साइन एक ऑड फंक्शन है। ठीक है, तो ये सिमेट्री वाई एक्सिस के अबाउट नहीं है, ये एक पॉइंट के अबाउट सिमेट्री है। और पॉइंट के अबाउट सिमेट्री देखते कैसे हैं, पॉइंट के अबाउट सिमेट्री देखते हैं जिस भी पॉइंट के अबाउट सिमेट्री है उसके थ्रू एक लाइन ड्रॉ करके पता चलता है। ठीक है, तो अगर मैं ऐसी कोई एक लाइन ड्रॉ करूं ओरिजिन से पास होने वाली,
ठीक है। तो अगर आपको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे राइट साइड जाके एक पॉइंट मिला है तो पर्टिकुलर डिस्टेंस पे लेफ्ट साइड आके भी एक पॉइंट मिलेगा, ठीक है। पॉइंट सिमेट्री इस तरीके से चेक करते हैं, ठीक है, जबकि लाइन सिमेट्री ऐसा मिरर मान के चेक करते हैं, क्लियर है। तो ऑड फंक्शन इवन फंक्शन के ग्राफ अगर आप स्टडी करना स्टार्ट करोगे धीरे धीरे तो आपको ये सिमिलैरिटी हमेशा उन ग्राफ्स में मिलती रहेगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द ओनली फंक्शन विच इज डिफाइंड ऑन द एंटायर नंबर लाइन and is even and odd at the same time is only one function fx equal to 0. fx equal to 0 का ग्राफ कैसा बनेगा? fx equal to 0 कुछ नहीं है, 0 है वो तो, है ना, मतलब बेसिकली x एक्सिस, ठीक है। तो x एक्सिस बेसिकली इसके पहले जो हमने पॉइंट पढ़ा था वो दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है कि वो y एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है और वो ओरिजिन के अबाउट भी सिमेट्रिक है, ठीक है। तो ये एक ही ऐसा फंक्शन है, इसको ध्यान रखो। दूसरा, इफ एन ऑड फंक्शन इज डिफाइंड एट x इक्वल टू 0 देन f ऑफ 0 इक्वल टू 0 होना जरूरी है, ठीक है। ये बात कैसे समझ में आ रही है हमें कि अगर मैं इक्वेशन देखता हूं, ठीक है, ऑड की डेफिनेशन क्या है, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ fx, ठीक है। तो अगर मैं x इक्वल टू 0 यूज करूं इसके अंदर तो क्या होने वाला है, f ऑफ 0 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ 0। इसको इस साइड लाओगे तो कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ f ऑफ 0 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दो तो आपके पास कितना आएगा, f ऑफ 0 इक्वल टू 0, क्लियर है। तो आपके पास ऑड फंक्शन में 0 पे तो 0 ही आता है, गिवन दैट 0 पे डिफाइंड हो, ठीक है। जैसे मैं एक फंक्शन बताता हूं आपको, एक फंक्शन लेता हूं अगर मैं fx इक्वल टू 1/x, तो ये 0 इसके डोमेन में आता ही नहीं है, लेकिन ये ऑड फंक्शन है क्योंकि इसके अंदर अगर मैं माइनस एक्स डालता हूं तो ऐसा लगेगा जैसे माइनस बाहर आ गया, ठीक है। और इसका ग्राफ अगर देखोगे तो 1/x का ग्राफ कैसे होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, ठीक है। तो ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक भी है, लेकिन ओरिजिन पे डिफाइंड ही नहीं था वो। तो ऐसा हो सकता है जो अगर डिफाइंड है तो देन दिस इक्वेशन होल्ड्स, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट फंक्शन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि अगर मैं fx प्लस f ऑफ माइनस एक्स करूं तो ये एक्सप्रेशन हमेशा इवन ही आएगा, और अगर मैं fx माइनस f ऑफ माइनस एक्स करूं तो ये एक्सप्रेशन हमेशा ऑड ही आएगा। चाहो तो करके देख लो, क्योंकि इसके अंदर अगर मैं माइनस रिप्लेस करता हूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f ऑफ माइनस एक्स और ये हो जाएगा f ऑफ x। तो ये तो सेम ही चीज लिखी हुई है ना आगे पीछे करके, जबकि इसके अंदर अगर आप रिप्लेस करोगे तो वो माइनस के आगे पीछे हो जाएंगे, तो माइनस निकाल के एक्चुअली आपको लगेगा कि फिर से सेम एक्सप्रेशन बना है, इसलिए वो सब्ट्रैक्ट करके क्या होता है, ऑड बनता है, और ऐड करके इस तरह के एक्सप्रेशन हमेशा इवन बनते हैं, ठीक है। और देखते हैं चलो प्रॉपर्टीज, ये सब प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है, ठीक है। इन पर छोटे छोटे क्वेश्चंस काफी मल्टीपल चॉइस में आ सकते हैं, ठीक। फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि अगर बोथ fx और gx ऑड है या इवन है तो उनका प्रोडक्ट ऑब्वियसली इवन आएगा, ठीक है। अगर दोनों ऑड है बेसिकली तो f ऑफ माइनस एक्स इंटू जी ऑफ माइनस एक्स, इस केस में क्या होगा, दोनों माइनस बाहर निकाल देंगे तो दोनों का माइनस मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ऐसा लगेगा जैसे आपने ओरिजिनली fx इंटू जी एक्स जनरेट कर लिया, ठीक है। अब दोनों में से कोई एक अगर ऑड हो गया और एक इवन हो गया तो उनका प्रोडक्ट ऑब्वियसली कैसा हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, ठीक। सिंपल प्रॉपर्टीज है। कंपोजिट फंक्शन के बारे में हमें क्या लगता है कि अगर कंपोजिट फंक्शन बना हुआ है f ऑफ gx, तो अगर दोनों ऑड है ना उसी केस में कंपोजिट फंक्शन ऑड होगा। इन एवरी अदर सिनेरियो कंपोजिट फंक्शन आपका इवन बन जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं एक कि साइन ऑफ tan x, ये अगर मेरे पास एक फंक्शन है तो इसके अंदर क्या है, दोनों के दोनों कैसे हैं, ऑड है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे निकालना चाह रहा हूं साइन ऑफ tan ऑफ माइनस एक्स, तो पहले तो माइनस क्या करेगा, tan के बाहर आएगा क्योंकि tan ऑड है, फिर माइनस क्या करेगा, साइन की भी बाहर आ जाएगा क्योंकि साइन भी ऑड है। तो ऐसा लगेगा कि वो माइनस साइन जो है पूरा का पूरा बाहर आ गया, क्लियर है। और साइन अगर माइनस का पूरा का पूरा बाहर आ गया मतलब फंक्शन कैसा हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। जबकि अगर यहाँ कॉस होता तो माइनस कंज्यूम हो गया होता, तो फिर आपको लगेगा जैसे कुछ चेंज ही नहीं हुआ, इसका मतलब वो इवन हो गया होता, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सेवंथ प्रॉपर्टी, डेरिवेटिव ऑफ ऑड फंक्शन इज इवन एंड डेरिवेटिव ऑफ इवन फंक्शन इज ऑड, है ना। ये भी सोचना बहुत ही आसान है। एक ऑड फंक्शन एक्स क्यूब सिंपल सा ले लो, याद रखना इन सब चीजों को, उसका डेरिवेटिव करते तो कितना आता है, एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर आता है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर कैसा हो गया, इवन, एक्स क्यूब कैसा था, ऑड था। वैसे अगर एक्स की पावर 4 को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, 4 इंटू एक्स की पावर 3 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, पहले इवन था तो अब ऑड हो गया, ठीक। और देखो कि इंटीग्रल अगर करोगे तो क्या होगा, तो यहां थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। इंटीग्रल करते समय ध्यान देना है कि ऑड फंक्शन का इंटीग्रल तो हमेशा इवन होता ही है ना। मतलब एक्स क्यूब का अगर मैं इंटीग्रल करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, एक्स की पावर 4/4 आएगा, तो ये इवन हो गया,
ठीक है, लेकिन यहां पे ध्यान दो कि प्लस सी भी आता है, इंटीग्रेशन के केस में प्लस सी भी आता है, और इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है अगर आप इवन का इंटीग्रेट करके ऑड बोलते हो तो, ठीक है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो कि अगर मैं इवन फंक्शन एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट कर रहा हूं तो कितना आएगा, एक्स क्यूब बाय 3 आएगा, लेकिन साथ में प्लस सी भी आएगा। तो अगर ये आपका प्लस सी जीरो नहीं है, ठीक है, अगर ये जीरो नहीं है तो ये ऑड फंक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो पे तो जीरो चाहिए होता है ना, ये प्रॉपर्टी याद है, ऑड फंक्शन पे जीरो आना चाहिए अगर डिफाइंड है तो, ठीक है। तो अगर आपने सी को जीरो कर दिया तब तो ठीक है, बट अदरवाइज फिर इंटीग्रेशन के बाद में ऑड आए ऐसा जरूरी नहीं होता। तो ये प्रॉपर्टी में स्पेशल केस ध्यान रखो, ठीक है। और आगे देखो, क्वेश्चन ट्राई करते हैं फिर से। अब ये क्वेश्चन जो है ये कहां आया हुआ है, जेई एडवांस में आया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो जो हम पढ़ रहे हैं क्या वैसा ही क्वेश्चन आता है क्या जेई एडवांस में, तो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन आता है ना। सबसे पहला वाला जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था लॉग वाला, ये भी वैसा ही कुछ दिख रहा है, इसको ट्राई करते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहां पे देखो कि बड़े उसने ध्यान से ये भी लिखा हुआ है, एफ कहां से कहां तक डिफाइंड है ये भी लिखा हुआ है, तो इसकी क्या जरूरत है, इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि इसके अंदर ऑड इवन पे तो कमेंट करना ही है मुझे, लेकिन साथ साथ कुछ तो 1-1 का भी है फंडा, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन थर्ड लेक्चर में किया था हमने, क्लियर है। तो उससे भी रिलेटेड कुछ तो भी शायद है यहाँ पे, इसलिए उसने बड़े ही अच्छे से डोमेन और को डोमेन लिख के हमें दे दिए, क्लियर है। लेकिन फंक्शन सिंपल दिख रहा है मुझे, तो देखते हैं चलो इसको कि ये एफ एक्स जो फंक्शन है दैट इज लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस tan x का होल क्यूब है। आ रही बात समझ में, ये फंक्शन है मेरा, अगर मुझे चेक करना है कि ऑड है कि इवन है तो क्या करना होता है, एफ ऑफ माइनस एक्स कैलकुलेट करना होता है, तो ये हो जाएगा लॉग सीकेंट ऑफ माइनस एक्स प्लस टैन ऑफ माइनस एक्स का होल क्यूब, ठीक। तो अब यहां पे सीकेंट ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है, सीकेंट, क्योंकि कॉस इवन है इसलिए उसका रेसिप्रोकल भी इवन होगा, तो ये तो माइनस खा जाएगा, इवन फंक्शन माइनस खत्म कर देता है, ठीक है। तो ये हो गया सीकेंट एक्स, और टैन कैसा फंक्शन है वो तो याद ही हमें, टैन ऑड फंक्शन है तो आ जाएगा माइनस, ठीक है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो है अभी लॉग ऑफ सीकेंट एक्स माइनस टैन एक्स। अब आपको अगर पहला क्वेश्चन समझ में आया था जो भी हमने लिया था, अगर आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया था तो आई थिंक इसका भी सॉल्यूशन आप धीरे धीरे सोच पाओगे कि मैंने फिर से क्या करना चाहिए, जैसे वहां रैशनलाइज किया था ना वैसे यहां पर भी कुछ सोचता हूं मैं कि मैं इसके अंदर सीकेंट एक्स प्लस टैन एक्स ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूं, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इसका प्लस वाला काउंटर पार्ट मल्टीप्लाई करूंगा तो बनेगा क्या, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी से सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स, वो क्या होता है, वो तो 1 होता है। आई बात समझ में, ठीक है। तो मैं क्या सोच रहा हूं कि ये जो पूरा लिखा हुआ है इसका प्लस वाला काउंटर पार्ट ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो ये बन गया मेरे पास लॉग ऑफ 1 अपॉन सीकेंट एक्स प्लस टैन एक्स। ये डायरेक्ट आया समझ में सबको, क्यों ऊपर 1 बन गया, क्योंकि ऊपर आइडेंटिटी बन गई, और आइडेंटिटी में सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स 1 होता है। तो फिर से क्या करेंगे हम, जो पहले क्वेश्चन में किया था, सीकेंट एक्स प्लस टैन एक्स को पावर -1 लिखेंगे, पावर -1 जो होगी वह कहां उतर के आ जाएगी, लॉग के बाहर आ जाएगी, लॉग के प्रॉपर्टी से, और क्यूब होने की वजह से पूरी की पूरी बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो आपको कैसे दिखाई दिया, जैसे कि ये तो माइनस ऑफ एफ एक्स ही लिखा हुआ है, ठीक है। ऑड इवन के फंक्शन ऐसे ही होते हैं, बहुत ही सिंपल है ऑड इवन तो, ठीक है। तो अब यहां से कंक्लूड क्या हो गया, कौन सा वाला करेक्ट हो गया ऑप्शन आपका, एफ एक्स इज ऑड, ये वाला हो गया गलत, इवन तो ऑड हो गया तो इवन नहीं हो सकता, नीदर ऑड वाला भी गलत हो गया, है ना। लेकिन अब बी के साथ क्या करना है, ये क्वेश्चन जो था ये मोर देन 1 वाला था, ठीक है। तो चेक तो करना पड़ेगा, है ना, इसको ऐसे छोड़ नहीं सकते, मोर देन 1 वाला क्वेश्चन है। तो एफ एक्स जो है वो 1-1 फंक्शन है या नहीं है, इसको मैं हाँ बोलूं कि ना बोलूं, तो चेक करते हैं, ठीक है। बेसिक डिफरेंशिएशन आएगा, सबको आता है, तो मैं अप्लाई कर रहा हूं यहां पे बेसिक डिफरेंशिएशन, ठीक है। ऐसे कुछ देखो, फंक्शन क्या दिया हुआ है आपके पास, एफ एक्स इज लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टैन एक्स की पावर 3, ठीक है। मैं यहां पे एफ डैश एक्स निकाल रहा हूं, एफ डैश एक्स का मतलब कितना आएगा, डेरिवेटिव कितना आएगा इसका, पहले चेन रूल लगा रहे हैं, चेन रूल क्या होता है, पहले बाहर वाला फंक्शन डिफरेंशिएट होगा, मतलब पावर 3 डिफरेंशिएट होगी, तो कितना आएगा,
3 टाइम्स ऑफ log ऑफ सीकेंट एक्स प्लस tan x की पावर 2। लेकिन यहां रुकना नहीं है, चेन रूल है, चलते जाएगा। तो पहले तो क्या आया, ब्रैकेट दिखा ना मुझे, सबसे पहले ब्रैकेट क्या था, पावर 3 वाला ब्रैकेट था, तो उसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब अंदर जाओ, है ना, चेन रूल में अंदर जाते जाना होता है। तो अंदर क्या मिला मुझे, लॉग मिला। लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन समथिंग। समथिंग मतलब क्या होता है, जो भी अंदर लिखा होता है वो। तो इसका अगला स्टेप क्या आएगा, लॉग डिफरेंशिएट होगा। लॉग डिफरेंशिएट होकर बनाएगा 1 अपॉन सीकेंट एक्स प्लस tan x। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सीकेंट एक्स प्लस tan x का नंबर आएगा अगले वाले ब्रैकेट का, उसको डिफरेंशिएट करो तो सीकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, sec x इंटू tan x, और tan x का कितना होता है, सीकेंट स्क्वायर x। तो दोनों में से सीकेंट कॉमन आ सकता है। दोनों में से अगर मैं सीकेंट कॉमन निकालूंगा तो बचेगा कितना, सीकेंट एक्स प्लस tan x। वो यहां से कैंसिल कर दो। तो आपके पास अब एक बहुत ही अच्छा सा एक्सप्रेशन आया डेरिवेटिव का, 3 टाइम्स ऑफ सीकेंट एक्स इंटू लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस tan x की पावर 2। ये आपका एक्सप्रेशन आया, ठीक। तो ये बताओ कि अगर किसी भी वैल्यू का आप स्क्वायर करते हो तब तो वो पॉजिटिव रहता ही है ना, तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है। और सीकेंट एक्स पॉजिटिव है कि नहीं, ये बताने के लिए उसने एक्चुअली बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ था कि यहां पर जो डोमेन है वो बस -π/2 से π/2 ही है, ठीक है। तो -π/2 से π/2 में सीकेंट कैसा होता है, सीकेंट हमेशा पॉजिटिव होता है। ग्राफ याद आ रहा है, दिमाग में आ रहा है, सीकेंट का नहीं आ रहा तो कॉस का सोच लो, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल ही तो है, ठीक है। तो इसको 1 अपॉन कॉस सोच के कॉस सोच लो, तो कॉस -π/2 से π/2 में कैसा रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो इसका मतलब ये हो गया पॉजिटिव, ये तो स्क्वायर की वजह से है ही पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका मतलब आपका डेरिवेटिव हो गया पॉजिटिव। और ये तो हमने अभी मोनोटोनिसिटी वाला भी एक टेस्ट किया था रेंज फाइंड करने के लिए। डेरिवेटिव अगर हमेशा पॉजिटिव है तो इसका मतलब फंक्शन f(x) कैसा हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अगर f(x) इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया तो वो नीचे आ ही नहीं रहा फिर से। तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से आप क्या बोल सकते हो, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट याद आ रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट का यूज करके ग्राफिकली आप सोच सकते हो कि ये फिर से हॉरिजॉन्टल लाइन 2 बार ग्राफ को कट कर ही नहीं सकती। इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया, 1 हो गया। तो क्या दिया था उसने, 1 दिया था क्या, हाँ 1 ही दिया था। तो ये भी आपका एक्चुअली करेक्ट आंसर है, f(x) इज अ 1 फंक्शन, ठीक है। तो थोड़ा सा जेई का क्वेश्चन था तो उसने मोर देन 1 में पूछा, ये क्लियर है। तो ये हम एक्चुअली डिस्कस करना चाहते हैं। तो कंसेप्ट भले ही अगर छोटे होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने के लिए मल्टीपल कंसेप्ट यूज करवा के एक सिंगल क्वेश्चन में आपसे सारे कंसेप्ट लगवा लेते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, जेई का क्वेश्चन है, सिंपल ही था। बढ़ते हैं आगे, चलो। तो अब बारी आती है इनवर्स फंक्शन की। आई होप आपको ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन आ गया है समझ में, सिंपल ही है वो। इनवर्स फंक्शन जो है वो भी इक्वली सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर कैलकुलेशन कैसे होती है वो समझ लो। इनवर्स फंक्शन समझना जरूरी है क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट हम करना चाह रहे हैं दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। इसी फ्लो में चलेंगे। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है, ऐसा लग सकता है, ठीक है। वो स्पेशल केस हो गया। तो समझो क्या करते हैं एक्चुअली। तो इनवर्स फंक्शन हम समझते हैं इस पर्टिकुलर डायग्राम से, मैपिंग डायग्राम। आई थिंक अब आप सब कंफर्टेबल हो उसके साथ में, ठीक है। तो इस तरह का कोई एक फंक्शन इमेजिन कर रहा हूं मैं कि ABCD f(x) एक फंक्शन है जो ABCD इनपुट लेता है और XYZW आउटपुट देता है, क्लियर है। तो वो यहां से वहां कनेक्ट कर रहा है वैल्यूज को। उसमें A डालते हैं तो Y आता है, B डालते हैं तो W आता है, C डालते हैं तो X आता है, D डालते हैं तो Z आता है, क्लियर है। तो क्या आप कोई एक ऐसा फंक्शन सोच सकते हो जो एग्जैक्टली इसका रिवर्स काम करे। रिवर्स काम करे मतलब X डालने से C दे, Y डालने से A दे, Z डालने से D दे और W डालने से B दे। एग्जैक्टली उल्टा, एरोज बिल्कुल एक्सचेंज कर दो, ठीक है। अगर आप ऐसा कोई फंक्शन सोच सकते हो तो उसी फंक्शन को हम इनवर्स फंक्शन बोलते हैं, किसका, f(x) का, ठीक है। जो f काम कर रहा था उसको फिर से उसने रिवर्स कर दिया, इनवर्स कर दिया उसने उसको, ठीक है। और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसा पावर में -1 लिखते हैं, क्लियर है, f इनवर्स x, ठीक। तो ये बेसिक आइडिया है। अब लेकिन यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट डिडक्शंस जो हैं वो हमें समझने की जरूरत है, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट डिडक्शंस है कि अगर ये फंक्शन इनटू फंक्शन होता,
इनटू मतलब क्या होता है, एफ एक्स फंक्शन अगर इनटू होता तो इसका मतलब वो बी के सारे वैल्यूज तक नहीं पहुंच पाता। मतलब यहां पे लेटस से यहां पे एक वी भी होता लेटस से एक्स्ट्रा, है ना, तो ये इनटू हो गया होता। तो अगर मैं कोई रिवर्स मैं फंक्शन सोचने की कोशिश करूंगा तो वी से कोई एरो ही नहीं निकलेगा, क्योंकि उसके ऊपर कोई एरो आया ही नहीं, तो आप रिवर्स किसको करोगे। क्लियर है। तो इसका मतलब ऐसा सिनेरियो एक्चुअली नहीं होना चाहिए कि कोई वैल्यू छूटी हुई हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर वैल्यू छूटी हुई नहीं है इसका मतलब क्या है, कोडोमेन इक्वल टू रेंज। कोडोमेन इक्वल टू रेंज इसका मतलब एफ एक्स ने कैसा होना चाहिए, एफ एक्स ने ऑन टू होना चाहिए। आ रही है बात समझ में, एफ एक्स ने ऑन टू होना चाहिए, तभी हम उसके इनवर्स का डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है। और एक प्रॉब्लम सोचो, अगर आप ऐसा कोई एक मैपिंग सोचोगे जहां पर ए और बी जो हैं वो दोनों के दोनों वाई पे आ रहे हैं, ए तो वाई पे जा ही रहा है, बी भी लेटर से वाई पे जा रहा है। ठीक है। तो जब रिवर्स फंक्शन इनवर्स फंक्शन बनाने की कोशिश करोगे तो वाई से कहां एरो ले जाओगे, वाई से दोनों पे एरो ले जाना पड़ेगा, क्योंकि सारे एरो जो इनवर्स करना है हमें। ठीक है। तो उस केस में तो ये फंक्शन बचेगा ही नहीं, क्योंकि एक इनपुट से दो आउटपुट तो किसी भी फंक्शन में आ ही नहीं सकते। आई बात समझ में। इसका मतलब ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, कन्वर्जिंग एरोज वाले फंक्शन का इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करता है। कन्वर्जिंग एरोज, कन्वर्ज मतलब क्या कर रहे हैं, मैनी से वन पे जा रहे हैं, मैनी वन फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो किसका करेगा, बस वन वन फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो एफ एक्स ने ऑन टू भी होना चाहिए और वन वन भी होना चाहिए। तो वन वन ऑन टू फंक्शन का एक स्पेशल नाम पढ़ा हुआ है हमने, वैसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। आई बात समझ में, बाइजेक्टिव फंक्शन का ही बस इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। चलो आगे बढ़ते हैं और एक बात देखते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। ये सोचो कि अगर चलो अब सब कुछ अगर सही है, सब कुछ सही है, बिल्कुल वन वन भी है, ऑन टू भी है, अगर मैं ऐसा कुछ एक करूं एक्सप्रेशन एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स, कंपोजिट तो फंक्शन पढ़ ही लिया हमने, है ना, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स या फिर एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स, तो क्या इसका आंसर आना चाहिए, ये सोचो। तो यहां पर ऐसा सोचते हैं कि मैंने ए डाला नीचे वाले में अगर मैं ए डालूंगा तो एफ ऑफ ए बनेगा, एफ ऑफ ए, है ना। तो एफ ऑफ ए हमारे फिगर के हिसाब से क्या आ रहा है, वाई आ रहा है। क्लियर है। अब इसका मतलब बनेगा क्या नेक्स्ट स्टेप में, एफ इनवर्स वाई बनेगा। अब एफ इनवर्स वाई मतलब यहां से यहां आना है, तो एरो एक्सचेंज कर दूं, तो वाई से वाई इनपुट के लिए आपको फिर से आउटपुट क्या मिलेगा, ए मिलेगा। क्लियर है। तो आपने अगर यहां ए इनपुट दिया तो अल्टीमेटली फिर से आपको आंसर क्या मिला, ए मिला। तो आप अगर एक्स इनपुट दोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा। ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इनवर्स फंक्शन के लिए कि एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स भी एक्स होता है और एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स भी एक्स होता है। ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली एक्स कहां से लाए, कहां लाए करने वाले होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो एक्स जो है पहले वाले एक्सप्रेशन में कहां लाए करने वाले होना चाहिए, बी में लाए करने वाले होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले वो कहां मिल रहे हैं, एफ इनवर्स को मिल रहा है ना वो एक्स। तो एफ इनवर्स जो वैल्यूज ले सकता है एक्स, उन्हीं में से कोई एक होना चाहिए। ठीक है। तो उसका आंसर एक्स आएगा। आई बात समझ में। और दूसरा वाला जो है, दूसरे वाले में एक्स किसको मिल रहा है, एफ को मिल रहा है ना। तो एफ क्या क्या लेना चाहता है वैल्यूज, एफ ये सब वैल्यूज लेना चाहता है, तो आपका जो एक्स इनपुट है वो भी एबीसीडी में से कोई एक होना चाहिए, तो फिर आपके पास एबीसीडी में से कोई ना कोई एक आंसर फिर से आ जाएगा। ठीक है। छोटी सी बात है लेकिन इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन क्वेश्चन में तो ये यूज हो जाती है एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स या फिर एफ इनवर्स एफ एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है। लेकिन वो थोड़ा सा डोमेन वाला कंसेप्ट याद रखो तो आप इसको अच्छे से कर सकते हो। ठीक है। भावना आ रही बात समझ में, बिल्कुल। चिराग, ऑल राइट। तो यहां पर समझा अगर हमने है ये पर्टिकुलर कंसेप्ट, तो इसके ऊपर क्वेश्चन तो बनता है एक। ठीक है। तो ऐसा भी कोई एक क्वेश्चन आ सकता है ना। आधे से ज्यादा क्वेश्चन ऐसे होंगे कि हमें 2 मिनट लगाना पड़ेंगे समझने में, लेकिन कोई बात नहीं, अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो क्वेश्चन देख के डरना नहीं है बस। अगर हमें हमारे कंसेप्ट पे कॉन्फिडेंस है तो फिर भले टाइम लग जाएगा लेकिन हम आंसर तो निकाल ही लेंगे। ठीक है। तो पहले तो आंसर निकालने पे कोशिश करेंगे और फिर टुवर्ड्स द एग्जाम वाला टाइम हम प्रैक्टिस करके टाइम भी बढ़ाएंगे। ठीक है, टाइम कम करेंगे, सॉरी। तो यहां पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, एक्स और वाई आर टू सेट्स
एंड एफ इज डिफाइंड फ्रॉम एक्स टू वाई, है ना। एफ एक फंक्शन है जो एक्स से लेके वाई तक डिफाइंड है, ठीक है। ऐसे कुछ मैपिंग डायग्राम इमेजिन कर रहा हूं मैं अपने दिमाग में। फिर क्या बोल रहा है वो, एफ ऑफ सी इज इक्वल टू वाई आता है ना। फंक्शन के अंदर अगर मैं सी डालता हूं, मतलब सी डालने लायक होना चाहिए, मतलब डोमेन में होना चाहिए, तो यहां सी लिख दिया। और एफ में डालते हैं तो क्या मिलता है, वाई मिलता है। तो मैपिंग के हिसाब से ऐसा कुछ बन जाएगा ये। और आगे वो क्लैरिफाई कर रहा है कि सी जो है वो एक्स में लाया करता है और वाई जो है वो कैपिटल वाई में लाया करता है। तो बहुत ही अच्छी बात है, उसने क्लैरिफाई कर दिया, तो अदरवाइज हमने तो बना ही लिया था। और आगे बढ़ते हैं, एफ इनवर्स डी, एफ इनवर्स कैसा होगा, इस साइड से इस साइड लाएगा वैल्यूज को। एफ इनवर्स डी, एफ इनवर्स को डी देना है, मतलब डी का होना चाहिए एक्चुअली उस साइड होना चाहिए, है ना। जस्ट बिकॉज सी और डी एक जैसे हैं इसलिए एक सर्कल में मत डाल देना उनको, ठीक है। ये पढ़ के हमें यहाँ पे मैपिंग डायग्राम बनाते जाना है। एफ इनवर्स डी इज इक्वल टू एक्स, तो यहां एक्स आएगा, है ना। और ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। एफ इनवर्स के अंदर डी डालते हैं तो फिर एक्स आता है। और यहां पर भी उसने क्लैरिफाई किया हुआ है कि डी जो है वो वाई में लाया करेगा और एक्स जो है वो एक्स में लाया करेगा, ठीक है। अब वो पूछ रहे हैं नीचे में से कौन सा वाला स्टेटमेंट ट्रू है। क्या लगता है आपको एबीसीडी में से? सिंपल क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से। हिमांशु, भावना, जतिन, स्मृति, क्या लगता है एबीसीडी कौन सा ऑप्शन आना चाहिए? तो यहां पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो सभी जगह एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स लिखा हुआ है या फिर एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स लिखा हुआ है, तो आना तो एक्स ही चाहिए। इसका मतलब ये अगर कुछ होगा तो बी ही होगा, ये अगर कुछ होगा तो ए ही होगा, अभी हमने देखा था ना, ठीक है। लेकिन हमने और एक चीज देखी है कि ए और बी अभी इसने यहां सर्कल में तो बनाए हुए है नहीं ना, अभी तक सर्कल में ए और बी का तो नाम ही नहीं आया। तो किसी ने मुझे बताया क्या कि ए और बी कहां लाया करते हैं या लाया करते भी है कि नहीं, ठीक है। इसीलिए ये दोनों आंसर गलत हो जाएंगे हमारे, क्योंकि इसने ये बताया नहीं कि ए और बी मेरे डोमेन किसके डोमेन को डोमेन कहां है, कहां कौन सा सर्कल में, ठीक है। जबकि नीचे वाले दोनों क्वेश्चन में देखो उसने स्पेसिफाई किया हुआ है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि ए और बी एक्चुअली है किस सर्कल के अंदर। तो अब इसको देखो, यहां पर बी पहले किसको मिल रहा है, इनवर्स को मिल रहा है। तो इनवर्स के डोमेन में बी होना चाहिए। अगर इनवर्स के डोमेन में बी है, इनवर्स के डोमेन में अगर बी है तो फिर वो कुछ ना कुछ तो बनाएगा। क्या बनाएगा मुझे उससे मतलब नहीं है, उसका नाम देने की भी जरूरत नहीं है, उसको एफ इनवर्स बी बोल दो, ठीक है। लेकिन ये एफ इनवर्स बी जो भी नोटेशन है, ठीक है, लेट से डब्ल्यू है वो, तो वो अगर एफ को मिलेगा तो एरो चेंज कर देगा, एरो चेंज करेगा तो बी आ जाएगा। तो ये सही है, ठीक है। और ऐसे ही नेक्स्ट भी देखो, एफ इनवर्स ऑफ एफ ए, ठीक है। तो एफ ए किसको मिल रहा है, एफ को मिल रहा है, तो ए ने यहां होना चाहिए। और अगर वो एफ को मिला है तो कुछ तो बनेगा, लेट से वो यहां गया तो ये इसने बना दिया कुछ तो, और एफ ऑफ ए नाम दे देता हूं उसको मैं। और ये अगर एफ इनवर्स को मिलेगा तो वो क्या करेगा, फिर से एरो को रिवर्स कर देगा, तो फिर से ए मिल जाएगा। लेकिन ये कब हो सकता है, जब ए एक्स में बिलोंग करे तभी हो सकता है। तो यहां पर एक्चुअली आपके मोर देन वन के हिसाब से सी और डी दोनों करेक्ट है। आरी बात समझे, छोटा सा है कंसेप्ट जो हम यहाँ पे अच्छे से समझाना चाह रहे हैं आपको क्वेश्चन के थ्रू, कि साथ में लिखा हुआ होना चाहिए कि हमारे जो वैल्यूज हमने यूज किए हैं वो डोमेन में लाया करने वाले वैल्यूज है भी या नहीं, ठीक है। अगर है तो चल जाता है, फिर बढ़े आगे। ऑलराइट, तो हम पढ़ तो रहे इनवर्स, अब रैंडम फंक्शन देंगे वो इस तरह से। कन्वीनियंट क्वेश्चन हर बार आए जरूरी नहीं है, ठीक है, जहां पे बस आपने मैपिंग देखी और आपका आंसर निकल आया। तो आपके पास कुछ ना कुछ मेथड होना चाहिए इनवर्स फाइंड करने का, क्लियर है। लेकिन ये जो मेथड आया है ये एक्चुअली वो मैपिंग डायग्राम से ही आया है ना, उसी का कैलकुलेशन करने का तरीका बना लिया हमने। तो क्या बोलता है वो कि आपके पास कोई भी फंक्शन अगर y इक्वल टू एक्स गिवन है तो आप क्या करो, उसको रिवर्स में एक्सप्रेस करने की कोशिश करो x इन टर्म्स ऑफ y। अगर x इन टर्म्स ऑफ y इसको एक्सप्रेस करोगे, ठीक है, और अगर x और y को इंटरचेंज कर दोगे तो नया एक्सप्रेशन बनेगा x में, वही आपका इनवर्स फंक्शन है, ठीक है। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यही तो हम एग्जैक्टली अभी तक डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पे x है, यहाँ पर y है, ठीक है। तो x और y कुछ तरीके से रिलेटेड है। अब आप चाह रहे हो कि रिवर्स में रिलेटेड हो जाए, तो मतलब बेसिकली क्या है, इंस्टेड ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y आप बस y इन टर्म्स ऑफ x बता दो, तो आपका आंसर आ जाएगा इनवर्स का, ठीक है। करके देखते हैं, सिंपल सा कंसेप्ट है कि इनवर्स ऑफ ए गिवन फंक्शन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल फंक्शन है, यहाँ पे इसने बड़े ही अच्छे से फंक्शन का डोमेन और को डोमेन दिया हुआ है, तो इसका भी कुछ तो यूज होगा, लेकिन रखो चलो उसको भी, है ना, बाद में देख लेंगे उसको कहीं यूज आएगा तो।
लेकिन अभी तो फंक्शन पे कंसंट्रेट करते हैं और मेथड क्या है वो समझते हैं। मेरे पास है फंक्शन x प्लस 1/x और उसका इनवर्स निकालना है मुझे, तो मैं क्या करता हूं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x लिखता हूं। ये फॉर्मेट जो है इसको क्या बोलते हैं, y इन टर्म्स ऑफ x। मैं क्या चाह रहा हूं, x इन टर्म्स ऑफ y मैं निकालना चाह रहा हूं x इन टर्म्स ऑफ y। तो मैं क्या करता हूं, सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, x में क्वाड्रेटिक बनेगा ऑब्वियसली ऐसा कुछ चेक करो, ये वाला टर्म में उस साइड ले गया है ना। तो ये जो क्वाड्रेटिक बना यहां से x इक्वल टू सॉल्व हो जाएगा ना, फॉर्मुला यूज कर रहा हूं मैं डायरेक्टली, तो फॉर्मुला यूज करूंगा तो कितना आएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट वाला फॉर्मुला। तो माइनस बी मतलब प्लस वाई, माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर माइनस 4ac मतलब माइनस 4 अपॉन 2a मतलब 2। ठीक है, तो ऐसा कुछ तो एक्सप्रेशन आ रहा है। अब यहां थोड़ा सा इशू हो गया कि यहां पे प्लस माइनस आ गया, तो यहां आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आप प्लस वाला एक्सप्रेशन लोगे कि माइनस वाला लोगे क्योंकि किसी भी फंक्शन के दो इनवर्स फंक्शन तो नहीं हो सकते, एक ही इनवर्स फंक्शन होगा। ठीक है, तो आप कैसे पता करोगे कि इनवर्स फंक्शन कौन सा है ना, प्लस वाला है कि माइनस वाला है। बस यही आपको पता करने के लिए उसने बड़े अच्छे से फंक्शन को पहले ही डिफाइन करके रखा हुआ है। क्लियर है, तो आप y की वैल्यूज अगर डालना स्टार्ट करते हो तो x की वैल्यूज फाइंड करना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, x की जो भी वैल्यूज निकल के आएंगी वो कैसी होना चाहिए, x 1 से बड़ी होना चाहिए। क्लियर है, तो आप प्लस और माइनस में से डिसाइड कर लो 1 से बड़ी वैल्यू किससे आ रही है, प्लस से आ रही है कि माइनस से आ रही है, तो आई गेस प्लस से ही आएगी, है ना। करके देख लेते तभी, लेट से मैंने इसके अंदर 3 डाला तो ये क्या बनेगा, 3 प्लस माइनस अंडर द रूट 9 माइनस 4 मतलब अंडर रूट 5। तो 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2 ये 1 से बड़ा होता है कि 3 माइनस रूट 5 अपॉन 2 ये 1 से बड़ा होता है, तो प्लस वाला 1 से बड़ा होता है। आई बात समझ में। तो इस तरह से हम यहां से कुछ एक्सप्रेशन यूज करके ये पता करते हैं कि एक्चुअली प्लस साइन लेने से हमारा काम बन रहा है। अब लास्ट स्टेप क्या था उसके अंदर सॉरी सेकंड स्टेप क्या था कि x और y को एक्सचेंज कर दो। तो x और y को अगर मैं एक्सचेंज कर दूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2। क्लियर है, बस यही आपका आंसर है। ढूंढ लो कौन सा वाला है, फर्स्ट है शायद, है ना, ए ऑप्शन। बहुत ही सिंपल है, इसी को एक और क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। इसके अंदर कुछ नहीं है, उसने पावर में दे दिया कुछ तो एक्सप्रेशन, लेकिन हम डरेंगे नहीं, है ना, क्योंकि कंसेप्ट पता है हमें। क्या कंसेप्ट है कि y इज इक्वल टू, लिख दो जो भी दिया हुआ है, 2 रेज टू x इंटू एक्स माइनस 1। मुझे क्या चाहिए, x इक्वल टू समथिंग चाहिए, तो इनने नीचे आना पड़ेगा। ये चीज अगर मुझे नीचे लानी है तो मैं क्या करूंगा, ये चीज अगर मुझे नीचे लानी है तो लॉग याद आता है कि नहीं, लॉग से क्या होता है, पावर नीचे आ जाती है। तो मैं लॉग ले रहा हूं दोनों साइड और बेस 2 वाला लॉग ले रहा हूं ताकि ये पूरा का पूरा हट जाए और मेरे पास बस x इंटू एक्स माइनस 1 बचे। तो फिर से क्वाड्रेटिक बन गया, मतलब ये पुराना वाला जो क्वेश्चन था उसमें कन्वर्ट हो गया, तब तो कर लेंगे इसको सॉल्व। ठीक है, क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस लॉग वाई बेस में 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x इक्वल टू समथिंग, फिर से फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, x इक्वल टू कितना आएगा, माइनस बी मतलब 1, माइनस बी मतलब 1 प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस 4ac मतलब प्लस 4 लॉग वाई बेस में 2 डिवाइडेड बाय 2। फिर से सेम प्रॉब्लम आ रहा है, प्लस ले कि माइनस ले, है ना। और यही तो क्वेश्चन मेरे ख्याल से, यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, यहाँ प्लस दिया हुआ है, ये तो बिल्कुल ही गड़बड़ लग रहा है ना। लॉग में कुछ तो आना चाहिए था, तो इसको तो हटाई दो। अब आपका बेसिकली चॉइस का बचता है बी और सी में से कौन सा वाला आपने लेना चाहिए। ठीक है, तो बस ये देख लो कि 1 से बड़ा आंसर आना चाहिए, तो 1 में कुछ ऐड करोगे तभी 1 से बड़ा आएगा ना। आई बात समझ में, 1 में अगर कुछ ऐड करोगे तभी 1 से बड़ा आएगा, तो माइनस वाले को निगलेक्ट कर दो और फिर क्या करना है, एंड में एक्स और वाई को इंटरचेंज करना है। तो इंटरचेंज करने के बाद क्या आएगा, y इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 लॉग x बेस में 2 डिवाइड बाय 2। तो कौन सा आंसर हो गया फिर आपका, बी आंसर हो गया। तो इनवर्स कैलकुलेट करना फिर से आया सबको, बी आंसर बिल्कुल शाश्वत, स्मृति आई थिंक आया सबको समझ में। भावना सी आंसर नहीं होगा ना, अभी आ गया सॉल्यूशन करके समझ में, इसका आंसर बी होगा। बढ़े आगे, चलो।
तो फिर से इनवर्स की भी कुछ सिंपल सी प्रॉपर्टीज है, उनको ध्यान रखो। प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, है ना। और प्रॉपर्टीज एक्चुअली पढ़ने से क्या होता है, थोड़ा और ज्यादा उस फंक्शन के बारे में हमें फील आता है, थोड़ा ज्यादा हम समझ सकते हैं उस फंक्शन को, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि फॉर ए फंक्शन टू बी इन्वर्टिबल इट मस्ट बी बाइजेक्टिव। तो ये तो हमने देख ही लिया, इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा अगर फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है। तो 1 1 भी होना चाहिए उसने और ऑन टू भी होना चाहिए। तो ऐसे प्रॉपर्टीज को याद रखो, है ना। सेकंड क्या है कि द इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन इज यूनिक। तो यही तो हम एक्चुअली यहाँ पे यूज कर रहे थे कि दो आंसर नहीं आ सकते। यहां भी बोला हमने, इसके पिछले वाले क्वेश्चन में भी बोला, इसलिए हम कोई एक ही सिलेक्ट कर रहे थे, क्योंकि बाइजेक्शन का आंसर हमेशा कैसा होना चाहिए, बाइजेक्शन एक यूनिक ही आना चाहिए। इनवर्स फंक्शन एक ही होता है, मल्टीपल नहीं होते हैं, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी क्या है कि इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन इज ऑल्सो बाइजेक्शन। ऑब्वियसली इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन इज अ बाइजेक्शन। आप 1 1 ऑन 2 के एरोस चेंज कर दोगे तो 1 1 ऑन 2 ही बनेगा। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। The graph of f and g are mirror images of each other in the line y equal to x। हाँ, तो अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आप जब भी इनवर्स फंक्शंस के ग्राफ देखोगे ना, तो y इक्वल टू एक्स के अबाउट वो मिरर इमेज है, ऐसा आपको फील होगा। जैसे एक बहुत ही सिंपल सा है log x या ln x, ठीक है। y इक्वल टू nl x, इसका इनवर्स क्या निकलेगा, आप क्या करोगे, x इन टर्म्स ऑफ y लिखना चाहोगे तो x इन टर्म्स ऑफ y लिखोगे तो कितना हो जाएगा, e रेज टू y, और x और y को इंटरचेंज करोगे तो कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू e रेज टू x, ठीक है। और अगर देखोगे तो ये दोनों ग्राफ एक्चुअली y इक्वल टू x वाली लाइन में मिरर इमेज है एक दूसरे के, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्राफिकल क्वेश्चन, ग्राफिकल प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नॉर्मली पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ f एंड f इनवर्स लाई ऑन y इक्वल टू x, ठीक है। अगर एग्जिस्ट करते हैं तो, जैसे पिछला मैंने जो एग्जांपल लिया था, यहाँ इंटरसेक्ट ही नहीं करते हैं, है ना। लेकिन अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो वो क्या बोल रहे हैं, ये दोनों ग्राफ y इक्वल टू x पे इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन बाहर भी इंटरसेक्ट करते हैं, ये ध्यान रखो। कुछ कुछ एग्जांपल ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें y इक्वल टू x के बाहर वो इंटरसेक्ट करें, ठीक। ऑलराइट, और एक देखते हैं। अगर मैं कंपोजिट फंक्शन की बात करूं तो fog x और gof x जो हैं वो यूजुअली अलग अलग होते हैं ना। ये तो आप निकाल के देखा ही था, लास्ट क्लास में हमने काफी सारे कंपोजिट फंक्शन क्वेश्चन किए थे। fog और gof सेम आते नहीं है, लेकिन अगर वो सेम आ रहे हैं, फॉग और गॉफ के आंसर अगर सेम आ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो फॉग और एफ और जी एक दूसरे के इनवर्स होना चाहिए, ठीक है। या फिर दोनों में से कोई एक आइडेंटिटी होना चाहिए, तब भी हो सकता है। लेकिन ये भी एक केस है जिसको आपको याद रखना चाहिए, क्लियर। तो नोट्स में ये सब है आपके पास, इनको रिवाइज करते रहना प्रॉपर्टीज को। और एक प्रॉपर्टी देखो, एफ एंड जी आर इनवर्स फंक्शन ऑफ ईच अदर, देन एफ डैश जी एक्स इज इक्वल टू 1 बाय जी डैश एक्स, ठीक है। एफ डैश जी एक्स इज इक्वल टू 1 बाय जी डैश एक्स, ये प्रॉपर्टी तो याद कर ही लो, इस पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। थोड़ा और डेरिवेटिव सीखेंगे हम अच्छे से, तब और ज्यादा क्वेश्चन करेंगे इसके बारे में। लेकिन ये आता कहां से है, तो आप बस इतना देखो कि अगर f और g एक दूसरे के इनवर्स है तो f ऑफ जी एक्स इक्वल टू एक्स होना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं। f ऑफ जी एक्स इक्वल टू एक्स होना चाहिए। तो इस चीज को डिफरेंशिएट करके आप यहाँ पे पहले ही स्टेप में आ जाओगे, एक ही स्टेप का है। जैसे आप इसको डिफरेंशिएट करोगे चेन रूल लगा के तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन ये रिजल्ट यूज बहुत जगह हो जाता है, ठीक। चलो, तो अब देखो, अब ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, है ना, फॉर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, एंड जी एक्स इज अ फंक्शन हुज ग्राफ इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द ग्राफ ऑफ फंक्शन एफ एक्स। तो यहाँ पर क्या कर रहा है वो, क्लियरली नहीं बता रहा, आपको प्रॉपर्टी के थ्रू बता रहा है कि करना क्या है, ठीक है। फंक्शन दिया हुआ है, कहां से कहां तक डिफाइंड है ये भी दिया हुआ है, तो अभी तक तो कुछ नया नहीं हुआ, है ना। इफ gx इज अ फंक्शन हुज ग्राफ इज रिफ्लेक्शन ऑफ द ग्राफ fx विद रिस्पेक्ट टू द लाइन y इक्वल टू x, है ना। तो इसका मतलब g ने क्या होना चाहिए, उसका इनवर्स होना चाहिए। तो आपको इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स फाइंड कैसे करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर है, आप x इन टर्म्स ऑफ y लिखो और आंसर बताओ, ठीक है। कर लेना खुद से, बिल्कुल यही तो हम कर रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन शायद उससे भी सिंपल है, लेकिन ऑन द फेस उसने नहीं बोला इनवर्स फाइंड करो, उसने प्रॉपर्टी के थ्रू पूछ लिया आपसे कि इनवर्स फाइंड करो, ठीक है। ये देखो, एफ एक्स अगर दिया हुआ है और जी एक्स दिया हुआ है, तो वो क्या जानना चाह रहा है कि एफ ऑफ जी एक्स इज इन्वर्टिबल इन व्हाट डोमेन। अब इन्वर्टिबल मतलब क्या है, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो कैसे फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, जो फंक्शन बाइजेक्टिव मतलब 1 1 ऑन 2 होते हैं उनका ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं है, जी ऑफ एफ एक्स निकाल के देखो, जी ऑफ एफ एक्स कितना हो जाएगा, आपका जो पूरा स्ट्रक्चर है जी वाला होना चाहिए, मतलब ये मेन स्ट्रक्चर होना चाहिए आपका फंक्शन का। लेकिन एक्स की जगह क्या डाला हुआ है, एफ एक्स डाला हुआ है, एक्स स्क्वायर -1,
तो फिर आप एफ एक्स का स्क्वायर करोगे तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर कितना होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है 1, वो इस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब ये कितना है साइन 2x के बराबर है, तो साइन 2x का ग्राफ है अगर आपके दिमाग में तो आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हो। साइन 2x बिल्कुल साइन जैसा ही बनता है, लेकिन थोड़ा सा इसकी मार्किंग में चेंज हो जाता है। आप करके देखोगे इसको तो एक्चुअली π/2 पे ऐसा लगेगा इसको कि पाई वाली वैल्यू रिटर्न करनी है मुझे, है ना। π/2 अगर डालोगे तो साइन को तो पाई मिला, तो उसको लगेगा कि मैं पाई पे जो देता हूँ वो आंसर बताता हूँ इसको, तो वो क्या बताएगा 0 बताएगा, तो π/2 पे ही वो 0 पहुंच गया। ठीक है, मतलब π/4 पे ही वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच चुका है और -π/4 पे वो लोअर मोस्ट पॉइंट पे पहुंच चुका है। तो आप अगर फंक्शन को इनवर्स बनाना चाहते हो तो उसने कभी भी मैनी वन नहीं होना चाहिए, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन ने उसको मल्टीपल टाइम्स कट नहीं करना चाहिए। तो आपको कहां से कहां तक रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा ग्राफ को, -π/4 से π/4 में ही बनाना पड़ेगा, तभी वो 1 1 बचेगा। ठीक है, आई बात समझ में, इसलिए इसका आंसर -π/4 से +π/4। ठीक, ऑलराइट। तो ये एक और क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, इसको आप प्रैक्टिस के लिए रखो। ठीक, fx = x+1 का होल स्क्वायर -1, बिल्कुल सिमिलर सी चीजें बोल रहा है, लेकिन यहाँ पर एक इक्वेशन दी है उसने fx = f इनवर्स x। अब ये भी क्या है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ट्राई करो, है ना, और अगले लेक्चर में देखते हैं फिर इसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से कर लोगे। तो आज के लेक्चर में हमने स्टूडेंट्स क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। आज के लेक्चर में हमने ऑड इवन फंक्शन और इनवर्स फंक्शन डिटेल में पढ़ लिया है। ठीक है, चलो, तो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा, अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो गए हैं, ठीक है, तो इसको लाइक करो और शेयर भी करो दोस्तों के साथ में, उनको भी बताओ कि ऐसा कुछ यहाँ पर यूट्यूब पर चल रहा है। ठीक है, वी आर अनअकैडमी JEE, सो प्लीज सब्सक्राइब अस एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप कोई भी लेक्चर मिस ना करो। एंड डेफिनेटली हम आपको नोट्स तो देंगे ही जो हमने इस क्लास में डिस्कस किए हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, बट थोड़ा हमें टाइम दो, है ना, अपलोड कर देंगे तब आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और जिन लोगों ने टेलीग्राम पर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, डू ज्वाइन अस एंड आस्क योर डाउट्स। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर सॉल्विंग डाउट्स ऑफ अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा इंटरेक्शन चल रहा है उस चैनल पे। कभी कभी हमें टाइम नहीं मिलता तो दूसरे बच्चे डाउट क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो होपफुली काफी मजा आएगा आपको उस ग्रुप पे ज्वाइन करके। तो होप टू सी यू ऑल देयर। ऑलराइट, बाय बाय।